नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया का में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, जुड़े हुए शिवम चौधरी। अगर मैं बात करूं गहरे राज्य की, तो गहरा राज्य का सबसे पोटेंट वेपन कौन है, जिसके बारे में हार्डली कोई जानता है? एनी गेसेस? ये वेपन ऐसा है जो सरकारों को उठाकर पलट कर फेंक देता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। ऑल इन द नेम ऑफ न्याय। न्याय न्याय न्याय। आपने नोटिस किया कि वो जो आंखों के ऊपर पट्टी बंधी रहती है न्याय की देवी के ऊपर, क्यों बंधी रहती है? नजर नहीं आता है, या जानबूझकर बंधी रहती है कि देख ना सके? भाई सबूत तो कभी भी कैसे भी आ जाते हैं। खैर, आते हूँ मुद्दे पे। एक तरफ है जज जो कहते हैं कठमुल्ला, दूसरी तरफ कहते हैं एक जज की फाड़ के रख दूंगा। दोनों जजेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई हुई हैं और बहुत जरूरी है कि उन दोनों को कंपेयर किया जाए। ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर अब निगाहें बनाना जरूरी हो गया है, क्योंकि जुडिशरी का इस्तेमाल होता रहा है सरकारों को गिराने के लिए। बांग्लादेश बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। वहां का एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरोप की कई कंट्रीज, किस तरीके से वहां पर सरकारों को गिराया गया है जस्ट विद द यूज ऑफ जुडिशरी, द जजेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके सब खराब है, बट वो जो कई छोटे कई वाले खराब है ना, वही काफी होते हैं पूरा बवाल मचाने के लिए। बांग्लादेश में एक ही जज ने तो बवाल मचा दिया ना, सबके सब जुडिशरी नहीं कराती। जी शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू। जी, गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी देश को गिराने के लिए आपको अंदरूनी सहायता चाहिए होती है। हमने देखा किस तरीके से जो जुडिशरी है पूरी दुनिया के अंदर अलग-अलग देशों में फिफ्थ कॉलम का तरह काम कर रही है। किस तरीके से डीप स्टेट उनका इस्तेमाल करता है। आपने नाम लिया ब्राजील का, अर्जेंटीना का, जॉर्जिया का, इंडोनेशिया का, बांग्लादेश का। एक साइड बांग्लादेश, एक साइड पाकिस्तान, दोनों तरफ खेल हो रहा है, जुडिशरी अपना काम कर देती है, पता भी नहीं लगता है कि न्यायमूर्ति ने न्याय दे दिया, लेकिन पता लगता है कि वो न्याय डिलीवर कहीं और हुआ है और उसका इशारा कहीं और था, उसका जो फायदा उठाने वाले लोग थे वो कहीं और थे। वही भारत में हो रहा है। हमने देखा किस तरीके से भारत में कॉलेजियम व्यवस्था बनती है, सालों साल चलती है, कोई सरकार उस पर एक्शन नहीं लेने का प्रयास करती। कोई सरकार एक्शन लेने का काम करती है, प्रयास करती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार करती है एनजीएसी का बिल लाकर। लेकिन किस तरीके से जुडिशरी ओवर एक्टिविज्म करके, मैं उसे जुडिशियल एक्टिविज्म ही कहूंगा, जाकर पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून को किस तरीके से पलट देती, तो साफ दर्शाता है कि किस तरीके से वो जो लास्ट रिजॉर्ट है लोगों के पास की, अगर अलग अलग जगह अलग अलग काम से नहीं हुआ तो जज साहब तो कर ही देंगे। मैं ये नहीं कह रहा सब जज हैं, लेकिन कहीं भी भेदी हो सकते हैं। खैर, आज बात कॉलेजियम पर नहीं, एनजीएसी पर नहीं, लेकिन आज बात उसी व्यवस्था से निकले दो अलग अलग जजों की होगी। उसी व्यवस्था से निकला एक जज किस तरीके से कट्टरपंथियों के सामने खड़ा हो जाता है, और उसी व्यवस्था से निकला एक जज किस तरीके से कट्टरपंथी के साथ सहानुभूति कम से कम प्राइमा फेसी करता दिखाई देता है। जब एक जज कट्टरपंथियों को कटमुल्ला कह देता है, हो सकता है उसके लिए वो एक्सट्रीमिज्म शब्द यूज कर सकता था, अतिवादी कर देता तो शायद किसी को दुख ना होता, लेकिन उस जज ने कट्टरपंथियों को किस तरीके से कटमुल्ला कह दिया, लोगों को बड़ी आग लग गई। 16-16 वकील उसके पीछे लग गए। सुप्रीम कोर्ट से जज साहब ने हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा, साहब आपके यहाँ का जज है शेखर यादव, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, कैसे कर दिए, जवाब मांगो। पीछे पूरी की पूरे इकोसिस्टम पड़ गया, एफआईआर दर्ज कराए जा रहे हैं। हालत ये आ गई। उसके बाद आज शायद 22 तारीख का ही उनका कोई कार्यक्रम था प्रयागराज में, उसमें उन्होंने अपना नाम वापस लेना पड़ा, वो नहीं जा पाए। पूरा सिस्टम पीछे पड़ गया। बड़े बड़े 16 वकील हैं, उसमें से बड़े इंडिया के जो टॉप 6 लॉयर हैं, टॉप या 5 लॉयर होंगे, वो लोग उस 16 में है। तो क्या ऐसी आन पड़ी उन्हें कि उसके पीछे पड़ गए, क्योंकि उन्हीं के बीच का, उन्हीं की फ्रेटर्निटी के एक व्यक्ति ने उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भैया जो आप करते आ रहे हैं कब तक चलेगा, कोई तो जवाब मांगेगा, कोई तो पूछेगा सवाल। तो उसने पूछा तो उसके पीछे पड़ गए। लेकिन वो है ना सेलेक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म। एक जज साहब ने कुछ कहा, संविधान की मूल भावना के तहत कहा, आप एफआईआर दर्ज करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोई टिकेगा नहीं वो केस। एक आम भारतीय भी बता सकता है जो निटी-ग्रिटी समझता है, आम बोलचाल में कानून की भाषा समझता है। लेकिन आप ही के बीच का एक और जज है, जब वो एक बाबा के लिए अनर्गल शब्द इस्तेमाल करता है, जब बाबा रामदेव के लिए वो जज कहता है आई विल रिप यू अपार्ट, तो किसी के मन में वेदना नहीं उठती, किसी को दर्द नहीं होता, कोई एफआईआर दर्ज की बात नहीं होती। यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। रिपियो पार्ट नहीं बोला था, फाड़ के रख देंगे बोला था। एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे।
और कहाँ बोला था ये इंपॉर्टेंट है। शेखर यादव जिन जज की हम बात कर रहे हैं, वो थे प्राइवेट इवेंट में, पर्सनल इवेंट में, पर्सनल कैपेसिटी में। वहां पे वो जज बनकर नहीं बैठे हुए थे जब उन्होंने ये बोला, वो कोर्ट रूम में नहीं बोला था। पर जस्टिस जिनकी हम बात कर रहे हैं और जिनका नाम है जस्टिस ऐसा एहसानुद्दीन अमनतुल्ला, उन्होंने कोर्ट रूम में बैठ के बोला था। उनके अगेंस्ट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और ये पूरी की पूरी जो जमात है क्यों नहीं इकट्ठा हो गई? उनके अगेंस्ट में क्यों नहीं इम्पीचमेंट की बात की? और वो भी तब जब सामने वाला हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। बाबा रामदेव ने 3 बार माफी मांगी है, आप फाड़ के रख देंगे उसके बावजूद। तो उस कुर्सी पे बैठने का घमंड ये जज दिखाए तो ठीक है, क्योंकि फाड़ के रख देंगे ये बोल सकते हैं, बिकॉज ये विशेष समुदाय से आते हैं। और वहां पर दूसरा बंदा अगर कुछ एक वर्ड ऐसा यूज कर ले जो कॉमन है पर्सनल कैपेसिटी में, एक पर्सनल इवेंट में। देखिए, दोनों जहां बैठे हो दोनों की जगह अलग है। एक पर्सनल कैपेसिटी में बैठा हुआ है, एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में बैठा हुआ है। भारी कौन पड़ेगा, प्रोफेशनल या पर्सनल? कठमुल्ला वर्सेस फाड़ के रख देंगे, कठमुल्ला वर्ड सबको याद रहेगा, पर वो फाड़ के रख देंगे उसके पीछे क्यों नहीं है बाकी की पूरी जमात? कितने लोगों ने साथ दिया शेखर यादव का? हम तो देते हैं शेखर यादव का साथ, देखते हैं कितने हमारे व्यूअर्स देंगे। जी शिवम। पर जी अभी मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि ताहिर हुसैन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर, जी और फिर वहां पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई। जी शिवम। जी अब जिन जज साहब की बात की है गायत्री जी ने, एहसानुल्लाह अमानुल्लाह, अब ये एक और केस में है। दरअसल ताहिर हुसैन नाम का एक व्यक्ति है जो दिल्ली दंगों का मेन अभियुक्त है, जिसने शर्जील इमाम के साथ मिलकर किस तरीके से दिल्ली को जलाने का काम किया। वही शर्जील इमाम जो कहता था नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के अंदर था, ये दिखाने के लिए वर्ल्ड को और डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो माइनॉरिटी कितनी परेशान है जी साहब मोदी के राज में, भारत के अंदर। वही डीप स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये दंगे। और वो ताहिर हुसैन पार्षद था आम आदमी पार्टी से, अपनी छत पर बम बनाए हुए थे, गुलेल से छोड़ रहा था, दिल्ली को आगजनी कर दी थी, धुआं धुआं कर दिया था, जिसे कहते हैं 57 लोग मारे गए थे, आईबी का अधिकारी मारा गया था, पुलिस वाले मारे गए थे, घायल हुए थे सैकड़ों लोग उस दिल्ली के दंगे के अंदर। वो ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, जमानत मिली, जाके उसने अपना पर्चा दाखिल किया। भारतीय कानून ये आपको अनुमति देता है कि आप जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ा, उसने कहा साहब मैं पुरानी जिस पार्टी में था उसके एक सर्वे सर्वा थे जो एक पे एक फ्री दे रहे थे, वो गए थे चुनाव का प्रचार करने के लिए, उन्हें आपने छूट दी थी, क्योंकि वो जो साहब थे जो एक पे एक फ्री दे रहे थे, उनके जो वकील थे उस समय के जो जज साहब थे जिन्होंने इस केस में वर्डिक्ट दिया था, उनके स्कूल के मित्र थे, तो उन्हें वो सहायता मिल गई, उन्हें जमानत दे दी गई। पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति किसी और के चुनाव प्रचार में जाकर चुनाव प्रचार कर सके, उसके लिए जमानत दी गई। तो ताहिर हुसैन ने कहा प्रेसिडेंट सेट है साहब, अगर उसे दी जा सकती है तो मुझे क्यों नहीं दी जा सकती? उसने कोर्ट में चला गया कि मुझे भी जमानत दी जाए ताकि मैं भी जाकर चुनाव प्रचार कर सकूं। तो दो जजों की बेंच बैठी, एक पंकज मिठल और दूसरे ये एहसानुल्लाह साहब। अब इस पे स्प्लिट डिसीजन आया। पंकज साहब ने बहुत मार्के की बात की, और वो बात की जो अरविंद केजरीवाल के केस में हम कहते कहते थक गए, क्योंकि लेकिन वहां कुछ तो था साहब, जमानत मिल गई, लेकिन यहां पे जज साहब अड़ गए। और जो तर्क उस समय हम लोगों के द्वारा दिए गए, सेम तर्क उन्होंने मारा कि साहब आप ऐसे जमानत देंगे तो कल को तो बहुत सारे अपराधी हैं, उन्हें बाहर निकलना होगा महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए, फटाफट इलेक्शन का फॉर्म भरेंगे, कहीं ना कहीं भारत में इलेक्शन चलते ही रहते हैं, मान जाकर वो चुनाव लड़ेंगे फिर, और 15-20 दिन के लिए बाहर, और जाके जो करना है करें। कल को ताहिर हुसैन को जमानत दे दी जाती है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जाएगा और डोर टू डोर कन्वेंसिंग के नाम पर अपने विटनेस को क्या वो टेम्पर नहीं करेगा? वो तो कह देगा साहब मैं तो कन्वेंसिंग करने गया था, फला मोहल्ले में, पता लगा फला मोहल्ले में रहता है विटनेस, जाकर उसे कहीं धमका दिया, उसे कुछ नुकसान पहुंचा दिया, फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो बड़े बड़े वकील हैं आकर ये हेल्प करते हैं इन जैसे लोगों की, ये यहां नहीं चलेगा। साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व वर्डिक्ट के खिलाफ सेम लेवल पे जो केस चल रहा है, ठीक है, वो एक अलग मामले में जेल में थे, ये अलग मामले में जेल में है, लेकिन बात तो वही है ना, दोनों को जाना है चुनाव प्रचार के लिए। ये तो बल्कि अपने लिए मांग रहा है, वो तो किसी और के लिए मांग रहे थे। तो चीज ये पंकज साहब ने कह दिया नहीं चलेगा, नथिंग डूइंग, कोई जमानत नहीं है, यहां रहो, क्योंकि चुनाव लड़ना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, चुनाव प्रचार करने जाओगे इज नॉट अ फंडामेंटल राइट।
उससे पहले केसेस, क्योंकि आप जितने हीनियस क्राइम के अंदर बंद हो, वो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। 57 लोगों की मौत के जिम्मेदार हो साहब आप। और किस तरीके से खेल खेला गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, जब उनसे पूछा गया, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी ना इसके खिलाफ ताहिर हुसैन के, तब तक इन्होंने निकाला भी नहीं था। बाद में कह दिया हाँ हमने तो निकाल दिया था। पूछा कब निकाला, करे नहीं तो निकाल दिया था, कोई है नहीं डेट। अब जाके AIMIM से ये चुनाव लड़ रहा है। अब जो बात हम कह रहे थे निश्चित तौर पर वही जज साहब ने कही, लेकिन एक और जज थे, अब स्प्लिट डिसीजन से वहां पे फैसला आया। जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने कहा कि साहब 5 साल से है ये व्यक्ति जेल के अंदर, एक थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड तो दे सकते हैं, 4 तारीख तक जाके चुनाव प्रचार कर सकता है, क्या दिक्कत है, इतना छोटा टाइम तो हम दे सकते हैं। इसे और केसेस में जमानत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए चुनाव प्रचार कीजिए। पहले उन्होंने अपना फैसला थोड़े समय के लिए रिजर्व रखा था, पंकज साहब ने कुछ समय पहले दे दिया था, उन्होंने 2-3 घंटे बाद अपना ये जजमेंट दिया। वो स्प्लिट डिसीजन से ये जमानत रुक गई। अब बड़ी बेंच के पास गया है, 3 जजों की बेंच के पास गया है, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे जो तय करेंगे कि ताहिर हुसैन जैसे लोगों को जमानत मिलनी चाहिए नहीं। अगर ताहिर हुसैन को जमानत मिलती है तो ये मानकर चलिए भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो साधन संपन्न है, अपने वकीलों के द्वारा जो जेल के अंदर है, वो ऐसी ही चुनाव पिटीशन फाइल करेगा और चुनाव प्रचार के माध्यम से कहीं भी पर्चा भर देगा। 25,000 रुपए लगते हैं, कहीं भी विधानसभा का चुनाव लड़िए, 25,000 रुपए जमा करिए, पर्चा भरिए, कोर्ट को या जज को से माफ कीजिएगा वकील को पैसे दीजिए, केस फाइल कीजिए और बाहर घूमिए 15-20 दिन के लिए, और आपको जो करना है वो करिए। फिर ये तो बड़ा आसान है, इससे आसान तरीका तो कोई भी नहीं है। 25,000 रुपए में सारा खेल हो रहा है आपका। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इसमें एहसानुल्लाह साहब ने बयान दिया, ठीक है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल से है जेल में, जमानत मिल गई है, कहीं नहीं जाएगा। नहीं, पर जी रीजन गायत्री जी। क्या दिया? रीजन क्या दिया छोड़ने का? कि अरविंद रीजन ये केजरीवाल दिया, को छोड़ दिया है? जब हमने शो किया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, यू आर आल्सो देयर शिवा, हमने यही चीज कहा जी था कि इसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक ये कॉमन है कि एक गलत डिसीजन आता है, अगर सोशल मीडिया, इनफैक्ट मैं थैंक्स कहूंगी सोशल मीडिया को कि हम लोग बवाल मचाते हैं इसलिए थोड़ा फुल स्टॉप लग जाता है। नहीं तो बैठे हुए थे वो ओडिशा के जज, 5 बार का नमाजी है तो बेटी किसी की गई तो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 बार नमाजी पड़ गया तो वो पवित्र हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। इस तरीके की अगर आप पेनिट्रेशन नहीं हुई है तो रेप नहीं हुआ है, ये कहानियां चल रही हैं आजकल। अगर इस तरीके के बवाल ना उठाए तो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया तो ये इनको भी छोड़ दिया। ये दिस इज द प्रेसिडेंट सेट बाय अरविंद केजरीवाल पार्टी। और उस वक्त हम लोगों ने कितना उसको अपोज किया था कि ये जो अब जा रहा है, ये अब आने वाले जितने भी कल क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं या वायलेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, सबके सब ये हमें चुनाव लड़ना है। अरे कोई बैठा होगा, देखो ना वो अमृतपाल सिंह खालिस्तानी, वो भी चुनाव लड़ गया। बताइए, अपनी पार्टी राशिद भी लॉन्च इंजीनियर, कर ली। राशिद इंजीनियर, राशिद इंजीनियर। राशिद इंजीनियर। तो यही तो लूप होल्स है ना। तभी तो मैंने कहा सबसे पोटेंट हथियार है डीप स्टेट का जुडिशरी एंड जजेस। सब नहीं है, थैंक यू वो बोले अच्छे जजेस जिनकी वजह से अभी भी न्यायालय पे, जुडिशरी पे हम लोगों का विश्वास कायम है। बट ये जो बीच में रास्ता निकल कर आता है कई बार, जो समझ नहीं आता है, और कई बार इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी जो होती है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल गेम्स के लिए, इलेक्शंस को सेट करने के लिए, या जो भी उनका होता है, ये विश्वास को कम करता है, ये चीजों को बिगाड़ता है। जी शिव। जी निश्चित तौर पर आप अगर ये जनता में ये चला गया कि भैया कोई मुख्यमंत्री है उसके पास पैसा है और सरकारी पैसे से वो वकील करके अपने लिए जमानत कर लेगा, आगे तो हर पैसे वाले को ये रहेगा कि भैया कहीं कुछ होगा अपना चुनाव लड़ेंगे, फ्री है, घूमेंगे आराम से। ताहिर हुसैन के पास पैसे की कमी है क्या? काउंसलर है, दुनिया भर का यही तो पैसा जानना छापा है होगा। कि इतने पैसे, नहीं 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 नहीं, यही तो जानना है कि इतने पैसे आए कहाँ इसके पास। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मैं बोलती हूँ अरविंद केजरीवाल तो चलो सरकारी पैसों पे लड़ रहे हैं, बिकॉज अगर आपको याद हो हमने वो वाला एपिसोड भी किया था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इनका बिल क्लियर करिए। बताइए, जजेस कह रहे हैं कि इनका बिल क्लियर करिए, वट एवर देयर ड्यूज आर। मतलब दिल्ली की जनता बेवकूफ है, उनके टैक्स के पैसों से अरविंद केजरीवाल के केस लड़े जा रहे थे, तो ताहिर हुसैन के भी केस लड़े जा रहे हैं, इसका मतलब बिकॉज, हाँ, दिस इज। और ये अरविंद केजरीवाल कहते थे भैया देखो कैसा कानून बनाया है, अपराधियों के लिए सरकारी वकील हैं। और जब उनसे पूछा गया एक पॉडकास्ट के अंदर कि भैया आपके लिए सरकारी वकील है, करोड़ों की फीस है, वो क्या मुख्यमंत्री हूं साहब, मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई फंसा देगा। तो अरविंद केजरीवाल तो यही कहते थे।
और ताहिर हुसैन तो काउंसलर रहे हैं। और कोई भी काउंसलर जब चुनाव लड़ता है ना साहब, दिल्ली जैसे एरिया में 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा हो जाता है, यानी पैसे वाली पार्टी है ये। और नहीं भी होगी तो काउंसलर बनने के बाद उतना उगाही कर ली होगी। अपराधी तत्व है, उसी डर, उस पैसे के बल पर चुनाव जीता गया। अब उसी के बल पर वो दंगा किया गया, और उसी के बल पर अब वकीलों को पैसा देकर अपने लिए वो माहौल तैयार किया जा रहा है। और अभी इसमें माइनॉरिटी कार्ड भी आएगा कि भैया अरविंद केजरीवाल अपर कास्ट था इसलिए उसे जमानत मिल गई और मुझे नहीं मिली, ये भी लेके कूदेंगे लोग। ये देखना, एक से एक खलियर बैठा है, एक से एक तर्क के साथ बैठा है। ये भी आने वाला है इसके अंदर तक कि भैया क्योंकि ये शर्जील इमाम है, ताहिर हुसैन है, और एक वो था वो जेएनयू वाला लौंडा, वो कन्हैया के साथ रहता था। ये तीनों मुसलमान हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दे रही है। जी आप थोड़ा लेट हो गए हैं। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी ये पॉइंट उठा चुके हैं कि ताहिर हुसैन को ये इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये माइनॉरिटी है। ये ऑलरेडी वो 2-3 दिन पहले अपने चुनावी भाषण में बोल चुके हैं। हाँ, अब ऐसा मेरा नहीं सवाल है उनसे कि है। अब मेरे हाँ 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 अब मेरा सवाल मनीष सिसोदिया से है। आपकी तो पार्टी का नहीं है साहब, अब इतनी दिल क्यों पसीज रहा है उस दंगाई के लिए, जिसे 5 साल से जमानत भी नहीं मिल पा रही? केस इतना स्ट्रांग है, आपने तो पार्टी से निकाल दिया था। जब चार्जशीट फाइल हो गई, आपने पार्टी से निकाल दिया, यानी आपने उसे अपराधी माना। तो अब उसकी जमानत के लिए इतना दुख क्यों? और अपराधी नहीं माना तो पार्टी से निकाला क्यों? इसका मतलब एआईएम से सेटिंग थी। इन्होंने कहा कि देख हम तो रख नहीं सकते, इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है ना, हिंदू वोट नाराज हो जाएगा, जब एआईएम में तेरी सेटिंग कर दी है वहां जाके लड़ ले। इसका मतलब ये खेल हुआ है, पीछे से सेटिंग हुई है। जी आजकल कई नए-नए नाम भी सुनने को आ रहे हैं ना शिवम कि कौन ये लॉयर्स आ रहे हैं क्योंकि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के पास में टाइम की कमी पड़ गई है। जो मैंने सुना है एक बहुत ही नामी-गिरामी वकील ताहिर हुसैन का केस लड़ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फीस बड़ी भारी भरकम है, मोटी फीस है और लगता है कि इस वक़्त वो फीस ओवैसी की तरफ से आ रही है क्योंकि उन्हीं की पार्टी की तरफ से फाइट करने वाले हैं। जी, योर लास्ट कमेंट्स। जी जो ताहिर हुसैन है, उनकी जो वकील है वो है रुबेका जॉन, एक बड़ी क्रिमिनल लॉयर है। देखिए बहुत सारे लुमिनरीज हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है सुप्रीम रेबेका, कोर्ट में। रेबेका 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 जॉन, फीमेल है। रेबेका फीमेल है, रेबेका जॉन है। बड़े बड़े नाम है, कपिल सिब्बल का नाम सबने सुना, ये मनीष सिसोदिया कह रहा हूँ, मनु सिंघवी का नाम बड़े लोगों ने सुना। जो रेबेका जॉन है ये भी बड़ी क्रिमिनल लॉयर, 1-2 मैंने इनके लेक्चर्स वगैरह देखे, लॉ कॉलेज में जाती हैं, मतलब अच्छी हैं। मैं वैसे उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से क्रिटिकल रही हैं वर्तमान सरकार के लिए भी, किस तरीके से क्रिमिनल लॉ में बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के लिए किस तरीके से खड़े हुए हैं। देखिए वकीलों का ईमान धर्म कुछ नहीं होता, वो तो ये कहते हैं ना कि लॉ हमें अनुमति देता है कि सबकी में हम वो कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए रेबेका जॉन खड़ी रही हैं। तो इनमें इनकी वकीलें ध्यान रखिएगा, बड़ी क्रिमिनल लॉयर है और बहुत सहज नहीं है वो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट और हिंदुत्व विचारधारा उसकी थोड़ी सी क्रिटिकल रहती है। कहीं कहीं उनके आर्टिकल्स और उनकी बातें आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो कनेक्शन समझ आ जाएगा, कौन किसके साथ कहाँ खड़ा है और क्यों समर्थन दे रहा है। तो इसलिए बहुत कुछ होता है, वकील किस तरीके से आपका केस ले रहा है, ये सब कहने की बातें हैं। वकील की खुद की आइडियोलॉजी भी पीछे काम करती है, और वो सपोर्ट सिस्टम, वो इकोसिस्टम जो आपके लिए पैसे का इंतजाम करता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें जुड़कर वो पोटेंट जहर बनता है जो ताहिर हुसैन जैसे लोगों को सपोर्ट करता है अपने आप को बाहर निकालने के लिए। वो इकोसिस्टम सपोर्ट करता है ताहिर हुसैन को दंगा करने के लिए, और वो उसे सपोर्ट सिस्टम देता है, उसे वो कॉन्फिडेंस देता है कि अगर मान लो मैंने करा, फंस गया तो ये लोग बचा लेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। जी गायत्री जी। रेबेका जॉन की तारीफ में मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मैटर्स में उतरी हुई है, जैसे हवाला स्कैम केस 1996, द केस pertaining to anti-Sikh riots of 1984, Hashimpura massacre of 1986, अवसर Delhi मेहता। Diwali blast of 2005, इशरत जहान एनकाउंटर केस, आरुषि तलवार मर्डर केस, मतलब काफी बड़े बड़े नामों में रहा है इनका नाम। एंड ऐसा क्यों है कि शी इज ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन दी रॉन्ग साइड। मतलब हम लोग राष्ट्रवादियों की तरफ से अगर मैं बोलूंगी कि राष्ट्रवादियों की जब मैं बात करती हूँ तो शी इज ऑलवेज बीन ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। बहुत ही बड़ा लॉयर लेकर आए हैं इस वक्त ताहिर हुसैन। फीस कौन दे रहा है सर? ये मैंने बहुत तो सुना है गहरी आप है। गरीबी में ढिंढोरा पीटते हैं, तो फीस कौन दे रहा है ये जानना जरूरी है, क्योंकि सारा का सारा मैटर एक ही जगह आके खत्म हो जाता है कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है।
कैश फ्लो किधर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वही आपको डायरेक्शन बता देता है, वही आपको आइडियोलॉजी बता देता है, वही आपको बता देता है कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन किससे अलग है। जी। और एक जी लाइन बोल शिवम। दूं, इतने बड़े दंगाई के लिए कोई भी वकील प्रो बोनो नहीं लड़ेगा, यानी फ्री नहीं लड़ेगा। इसका मतलब पैसा लिया जा रहा होगा निश्चित तौर पर। वो पैसा, इतने बड़े वकील की फीस कहां से आ रही है, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर निश्चित तौर पर नजरें होनी चाहिए, ना ही सिर्फ इस केस में बल्कि हर केस में। ये जो वकील है पैसा लाते हैं बड़े बड़े, कहां से आता है? जी। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो लॉयर्स हैं, इनकी फीस कौन देता है, ये बहुत जरूरी है। जैसे अरविंद केजरीवाल के केस में पता चल गया कि दिल्ली की जनता देती है, ताहिर हुसैन केस में कौन दे रहा है, मुझे ये मनु जानना सिंघवी बहुत साहब जरूरी मनु सिंघवी साहब ने 1700 करोड़ रुपए की इनकम बताई है पिछले साल, टैक्स भरते हुए, मात्र। है। बस बस। ओनली। जी। जी। अमिकस क्यूरी लड़ती नहीं है, प्रो बोनो लड़ती नहीं है, हाई प्रोफाइल लॉयर है, तो देखते हैं। चलिए, जैसे ही पता चलेगा आप लोगों तक लेकर आएंगे, पता करने की पूरी कोशिश करेंगे कि पेमेंट कौन कर रहा है। ओवैसी के पास पैसे की कमी नहीं है, याद रखिएगा। और एआईएमआईएम की तरफ से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ताहिर ताहिर हुसैन। के पास भी कमी नहीं है, ताहिर के पास भी कमी नहीं है। कहीं ना कुछ कनेक्शन होगा, पैसा आ चुका। जब दिल्ली में इतना कुछ हुआ बवाल, तो कहीं ना कुछ तो ट्रांजेक्शन्स हुई होंगे, आई एम श्योर। जी, थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस हैव स्टार्टेड। थोड़ा टेक्निकल लैग था, बट नाउ दैट इज बीन सॉर्टेड आउट। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन सब शुरू हो चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट का मैं लिंक सामने चला रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। प्री ऑल्टरनेट मीडिया conference.com, दैट्स द वेबसाइट। आप वहां जाएं, रजिस्टर करें, हमसे मिले, शिवम से मिले, मनीष जी से मिले। मतलब जो फैमिली है उनकी फोटो वोटो नहीं डाली है, पर मैं सोच रही हूँ मैं डाल दूं, क्योंकि सभी लोग बोले मैम शिवम नहीं आ रहे, मैम मनीष जी नहीं आ रहे, मैम ये नहीं आ रहे, मैम वो नहीं। जो मेरी फैमिली है ना, जो मेरी कोर टीम है, मैंने उनकी फोटो अभी तक डाली नहीं है। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट्स में लिखेंगे, तो मैं जरूर डाल दूंगी, सो दैट यू गेट टू नो कि भाई ये लोग सब आ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी भी आ रहे हैं, मैंने उनकी फोटो नहीं डाली थी, तो इसलिए आप लोगों का कमेंट जरूरी है। उसके साथ साथ प्लीज हमें कंट्रीब्यूट करें, हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना हम अभी तक नहीं आगे बढ़ सकते थे, और अब आगे की लड़ाई और डिफिकल्ट होने वाली है, और भयानक होने वाली है। उस लड़ाई के लिए हमें आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।